प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बायोलॉजी की क्लासेस कर रहे हैं। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी को ध्यान में रख करके यह क्लासेस लगातार आपकी आगे बढ़ रही हैं। जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं वह नोट्स परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और आप इसे जरूर देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऊपर एक नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक सेकेंड, ये आपको नंबर दिखाई पड़ रहा होगा 8004109989, 8004109989। ये नंबर है 94109989। इस नंबर से आप हमें व्हाट्सअप करके हमारे साथ जुड़ जाइए, जिससे आपको इसका नोट्स भी मिल जाएगा और इसकी क्लासेस भी मिल जाएंगी। सभी कुछ आपको फ्री में मिल जाएंगे। बात यहाँ पे अगर हम करें तो नोट्स भी आपके लिए फ्री है, प्रैक्टिस पेपर भी फ्री है, क्लासेस भी फ्री है, सब कुछ फ्री है। आपको बस जुड़ना है और पढ़ना है। साथ में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ, 50,000 वैकेंसियाँ टीजीटी पीजीटी की खाली हैं और 20,000 वैकेंसियाँ लगभग एलटी जीआईसी में खाली, जिसमें से आपके वैकेंसी आपके पदों के लिए भी अच्छी है, यानी बायोलॉजी के लिए भी अच्छी है। तो बायोलॉजी में हिंदी मीडियम की क्लासेस और इंग्लिश मीडियम की दोनों क्लासेस चल रही हैं। हिंदी मीडियम में हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं और इंग्लिश मीडियम में हम लोग एनसीईआरटी के नोट्स विथ साइड बुक के नोट्स के साथ हम लोग नोट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहले वीडियो में जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स बन रहा है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हें क्लासेस के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप टेलीग्राम पे भी जुड़िए स्टडी विद प्रदीप नाम से, और यहाँ पे व्हाट्सएप पे जुड़िए, जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल सके और आप आसानी से पढ़ सकें। इसके पहले वाले वीडियो में हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा कर ली थी। यदि आप नहीं देखे थे तो आप जरूर देख लीजिएगा। हम लोग वहाँ से चर्चा करेंगे जहाँ से छूटा हुआ था, और पहली टॉपिक जो हमारे सिलेबस में दी गई वो आज कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने इसके पहले चर्चा कर ली थी, सिस्टमैटिक्स पे हमने चर्चा कर ली थी, ठीक है। हमने यहाँ पे सिस्टमा नेचुरी के बारे में चर्चा कर ली थी, लीनियस की बुक है। उसके बाद हमने सिम्पसन के बारे में चर्चा कर ली थी, बहुत इंपॉर्टेंट है सिम्पसन। यहाँ पे इवोल्यूशनरी जो है, जो चीज़ें आपको दी गई हैं, सब कुछ बताया गया था। हमने आइडेंटिफिकेशन पे चर्चा कर ली थी कि आइडेंटिफिकेशन क्यों जरूरी है। हमने क्लासिफिकेशन पे भी चर्चा कर ली थी, क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है। इतनी सारी चीज़ें हम लोग फर्स्ट चैप्टर में कर लिए थे। आज हमको जो पढ़ना था वो नामनक्लेचर से आगे पढ़ना था, ठीक है। तो नामनक्लेचर की बात हम लोग करेंगे और नामनक्लेचर के आगे हम लोग पढ़ जाएंगे, ठीक है। जो हमारी टॉपिक में दिया गया बाइनॉमियल नामनक्लेचर, अगर आप सिलेबस को नहीं देखे हैं तो सिलेबस भी हमारा पीडीएफ पे अवेलेबल है, आप उसे सिलेबस ले सकते हैं। तो सिलेबस के बारे में अगर हम बात बताएं आपको, तो आपने देखा होगा कि नामनक्लेचर, उसमें बाइनॉमियल नामनक्लेचर दे करके दिया है, तो हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ उसके मैटर हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले नामनक्लेचर की बात करें। जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी, अब हम थोड़ी सी अपनी स्पीड को स्लो करेंगे, ये रिवीजन था, अब रिवीजन के बाद हम ध्यान से समझेंगे। कह रहे हैं जितनी भी चीज़ें होंगी, उन सब का कुछ न कुछ नाम होता है। चाहे जो भी चीज़ें होंगी, वह छोटी वस्तु हो, बड़ी वस्तु हो, लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, एवरी थिंग्स हैव ए नेम। और एवरीथिंग का नेम जो होता है उसी को हम लोग हिंदी में संज्ञा और इंग्लिश में नाउन कहते हैं। बहरहाल ये हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। समस्या खड़ी तब हुई कि जब हम पूरे ऑर्गेनिज के नामकरण की बात आई, तो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग प्रकार के नामकरण उसके किए गए। जैसे हम हिंदी में किसी वस्तु को कुछ और बुलाते हैं, इंग्लिश में उसका नाम कुछ और होता है। और लिविंग थिंग्स की बात करें, इंग्लिश में उसका नाम कुछ और होता है, फ्रेंच में कुछ और होता है, और इसमें उर्दू में कुछ और होता है, अरबी में कुछ और होता है। मतलब जितने अलग अलग लैंग्वेज हैं, रीजनल लैंग्वेज हैं, हिंदी है जो क्षेत्रीय लैंग्वेज के बाद जो आपकी देश की लैंग्वेज है, उसके हिसाब से उसके नाम चेंज होते गए। अब चूंकि बायोलॉजी के लिए काम करना है तो फिर उसके लिए दिक्कत आने लगी। तो उसके लिए हमने क्या काम किया, साइंटिफिक नामनक्लेचर किया। और उसी साइंटिफिक नामनक्लेचर को हम लोग कहते हैं बाइनॉमियल नामनक्लेचर, जिसे कैरोस लीनियस ने दिया था। और इसी बाइनॉमियल नामनक्लेचर को हमारे कोर्स में टॉपिक के रूप में दिया गया बाइनॉमियल नामनक्लेचर। तो हम लोग पूरी चीज़ों को देखेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आ जाएं तो यहाँ पे नामनक्लेचर पे चर्चा करेंगे। नामनक्लेचर इज द प्रेजेंट साइंटिफिक, देखिए कह रहा है नामनक्लेचर क्या है, प्रेजेंट साइंटिफिक मेथड ऑफ द नामिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसकी नामिंग करनी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, प्रोटिस्टा की, ठीक है। प्रोटिस्टा आप जानते हैं 5 ग्रुप में बांटे गए एनिमल को। कितने, 5 पूरे जीवों को कितने ग्रुप में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के द्वारा 5 ग्रुप में, आर्यच हुटेकर के द्वारा 5 ग्रुप में बांट दिया गया है, 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट दैट कॉल मोनरा किंगडम, सेकंड को प्रोटिस्टा, थर्ड इज द फंजाई, फोर्थ इज द प्लांटी एंड फिफ्थ इज द एनिमल किंगडम। तो कह रहा है सभी एनिमल किंगडम को, चाहे प्लांट किंगडम हो, चाहे एनिमल किंगडम हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे फंजाई हो, इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, नाम करेंगे। वह भी साइंटिफिक मेथड के थ्रू नाम करेंगे, यानी ऐसे रीजनल नेम नहीं रखेंगे, साइंटिफिक मेथड के थ्रू उसको नाम करेंगे, ठीक। अब इसका एडवांटेज क्या होगा,
द कॉमन नेम हैव सम क्लियर एडवांटेज दैट दे आर, जो कॉमन नेम थे, जो हमारे कॉमन नाम हैं, जैसे हम लोग जिसे बुलाते हैं, कॉमन नेम के कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं। हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं, हमने सिर्फ पॉइंट ले रखा है और वहीं से हम मैटर को समझने का प्रयास भी करेंगे। देखिए कॉमन नेम क्या है। कॉमन नेम जैसे मान लीजिए कि हमारे गांव पे कोई जानवर है और हमने उसका नाम अपने हिसाब से कुछ रख दिया, ठीक। अब ये तो हमने अपने हिसाब से रख लिया ना, लेकिन बायोलॉजी इसको एक्सेप्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि वही जानवर किसी दूसरे विलेज में, दूसरे टाउन में, दूसरे सिटी में, दूसरे लैंग्वेज में उसी जानवर का दूसरा नाम हो सकता है, ये आप जानते हैं। तो कह रहा है कि इसमें पहले तो हम इसका हमको एडवांटेज क्या एडवांटेज देख लेते हैं कॉमन नेम के। किसके नेम के? कॉमन नेम के एडवांटेज इन लोकल लैंग्वेज, ये लोकल लैंग्वेज में होते हैं और जनरल भाषा में हम लोग इसे समझ जाते हैं, ठीक है। लोकल लैंग्वेज जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, ठीक है। तो ये जो हम बचपन से बोलते आएंगे, तो जो हमारे बच्चे होंगे उसे देख करके अनुकरण करके सीख जाएंगे। आपने सीटेट वगैरह में पढ़ा होगा ना, का अनुकरण से लर्निंग बच्चे लेते हैं, अनुकरण करके जो बड़े लोग करते हैं, जो परिवार में होता है, जो इन्वायरमेंट में होता है, वहाँ से अनुकरण करते हैं। यानी ये लोकल लैंग्वेज में होता है और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब लोग इसको सीख जाते हैं, ठीक। यूजली शार्ट, और ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, गाय है, भैंस है, हम अपने हिसाब से छोटे छोटे नाम रखते हैं जैसे हमारी लैंग्वेज होती है। अच्छा, वो छोटा इसलिए लगता है क्योंकि हम अपने गांव का नाम रखते हैं ना, तो हम अपने हिसाब से उसको रखते हैं, तो वो हमारे लिए छोटा ही लगता है। जिस चीज़ को आप बुला लेते हैं, ठीक है, तो वो छोटा लगता है। इजी टू लर्न, उसे याद करना भी आसान होता है। स्पीक, बोलना भी आसान होता है। और राइट, लिखना तो आसान है ही, क्योंकि हमने अपनी लैंग्वेज में लिख रखा। भाई अगर हम किसी का नाम हिंदी में लिख रखे हैं तो हिंदी में लिखना तो आसान होगा। रमेश, सुरेश, दिनेश, गणेश, तो हम इनको क्या करेंगे, हिंदी में लिखे हैं तो हिंदी में याद कर लेंगे। अब वहीं पे कोई आ जाए, जैसे हिटकर आ गया, अब किसी बच्चे से कह दो हिंदी में भैया हिटकर लिखो, तो वो हिटकर लिखता ही रह जाएगा। क्योंकि इंग्लिश में तो लिख सकता है, लेकिन WH को अब वो आधा वा लिखे, फिर हाफ छोटी की मात्रा दी, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक। प्रॉब्लम क्या है, जैसे जो नामकरण होता है उसे हम अपने हिसाब से क्या करते हैं, छोटा रखते हैं, ठीक। पहला तो लोकल लैंग्वेज में होता है, जो हमारी लैंग्वेज होती है, मातृभाषा होती है, उसमें होता है। शार्ट होता है, छोटा होता है, और उसे हम आसानी से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और याद रख सकते हैं। फेमिलियर टू पीपल फ्रॉम द चाइल्डहुड, हम उसे बचपन से, चाइल्डहुड से, आपको एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप में से ज़्यादातर मित्र सब लोग टेट देते होंगे। आप हमें बताइए चाइल्डहुड की एज कितनी होती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार। और साथ में यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने मित्रों को शेयर जरूर करिए, ठीक है। आपके सपोर्ट से ही क्लास आगे बढ़ सकती है। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर इतना ज़्यादा टाइपिंग का पैसा खर्च करना, इतना ज़्यादा परिश्रम करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप इसे बताइए कि आपको बताना कि चाइल्डहुड की एज कितनी होती है, आपको कमेंट करके बताना है, आपके कमेंट का इंतजार है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर जुड़िए, अपने मित्रों को भी शेयर करिए जिनसे वह भी जुड़ सकें, ठीक। अब जो हमारा कॉमन नेम है, इसकी कुछ ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कॉमन नेम के, उसको भी देख लेते हैं। इनसफिशियंट, ठीक है, इसकी मात्रा बहुत कम है। मल्टीप्लिसिटी है, इसमें एम्बिग्यूइटी है, बहुत सारी चीज़ों के नाम रिपीट होते रहते हैं, ठीक। अनसाइंटिफिक बेसिस है, साइंटिफिक का कोई वैल्यू नहीं है, इसमें साइंटिफिक वैल्यू नहीं है, ठीक। रॉन्ग इंप्रेशन, इसका रॉन्ग, अब कहीं जा करके आप जानवर का सही नाम उच्चारण नहीं करेंगे तो लोग हंसेंगे आपके ऊपर, ठीक। डिफरेंट मीनिंग, इसके अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग निकल जाती। कहने का सीधा सा अर्थ है कि जो चीज़ें लोकल हैं वो दूसरी जगह जा करके वोकल नहीं होती हैं। आप जानते हैं लोकल वोकल नहीं हो पाता, कारण क्या है कि हम लोकल लैंग्वेज को दूसरी जगह पे यूज नहीं करते हैं। आप में से, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्रज क्षेत्र से होंगे, ब्रज बोलते होंगे, जो अवध से हैं अवध बोलते होंगे, जो पूर्वांचल से जो भोजपुरी बोलते हैं, लेकिन क्या वो अपने वर्किंग लैंग्वेज को उसको रखते हैं? वर्किंग लैंग्वेज नहीं होती, वो आपके घर की लैंग्वेज होती। उसी प्रकार से किसी एनिमल का अगर नाम हमने रखा है लोकल लैंग्वेज में, तो क्या हम उसे साइंटिफिक मेथड में या साइंस जगत में या किसी स्टूडेंट को या किसी क्लास में किसी पर्टिकुलर प्लेस पे हम उसे यूज नहीं करते हैं? तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम आ जाती है कि हम उसको क्या बुलाएं, ठीक। अगर आपके गांव में किसी जानवर को, जैसे कहीं कहीं पे कौवा कहा जाता है, कहीं पे क्रो कहते हैं, कहीं पे, ठीक है, कावा कहते हैं। अब कहीं आप जा करके कहेंगे कावा, अब कावा कहेंगे तो कौन कौवे को कावा मानेगा? नहीं मानेगा। अब कहीं क्रो कह रहे हैं को, वहाँ पे कौवा कहा जाता होगा। तो एक कारण क्या है कि इसकी समस्या ये है कि ये पूरी तरह से साइंटिफिक नहीं है, और ये वोकल तो हो सकती है, लोकल हो सकती है, वोकल नहीं हो सकती, हम इसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। अब समस्या ये खड़ी हुई कि अगर हम इसको यूज नहीं कर सकते तो फिर ये पूरी तरह से ख़त्म है, और ख़त्म है भी।
तो हम उसे क्या काम करते हैं, साइंटिफिक मेथड पे लाएंगे, जो कि हमारे कोर्स की हेडिंग है। अभी हम कहाँ पे थे, कॉमन मेथड एक बता रहे थे, जिसकी वजह से हमें साइंटिफिक पे आना पड़ा, ठीक है। अब हमारे सिलेबस की हेडिंग आ गई। अब आप सिलेबस के हिसाब से एकदम कंसंट्रेट हो जाइए। ये टॉपिक आपके सिलेबस में मिल जाएगा, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का सिलेबस हो, चाहे एलटी जीआईसी का हो। बाई नॉमेनक्लेचर ये हमारे दिया गया है। साथ में हमने ट्राई नॉमेनक्लेचर को भी ऐड किया, चूंकि हमारे कोर्स का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है, इन व्यू ऑफ द शॉर्ट कमिंग ऑफ द कॉमन नेम कैरोलस लीनियस डिवाइस ए सिस्टम ऑफ द साइंटिफिक और टेक्निकल नेम ऑफ द एनिमल एंड प्लांट। कह रहा है कि जब इनकी शॉर्ट कमिंग आने लगी, मतलब इनका ड्रॉबैक आने लगा, बुराइयां आने लगी लोकल लैंग्वेज की, तो कैरोलस लीनियस के द्वारा, यहाँ पे देखिए एक नाम आता है कैरोलस लीनियस, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया, तो आप कहेंगे कैरोलस लीनियस ने दिया था। तो कैरोलस लीनियस ने क्या काम किया, प्लांट और एनिमल का नामकरण किया, एनिमल और प्लांट का नामकरण किया। ही एक्सप्लेन दिस सिस्टम इन द 10th एडिशन ऑफ हिज फेमस बुक सिस्टमा नेचुरी। कह रहा कैरोलस लीनियस ने अपनी फेमस बुक सिस्टमा नेचुरी ने इसके बारे में एडिशन दिया और पब्लिश हुई थी कभी 1758 में। द सिस्टम इज नोन एज द बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। इसी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। मीनिंग ऑफ द सिस्टम इज द टू वर्ड, इसमें दो वर्ड होते हैं, इसलिए इसे बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहता है। द फर्स्ट वर्ड इंडिकेट द जीनस, पहला वर्ड किसको इंडिकेट करता है, जीनस को इंडिकेट करता है, जबकि दूसरा किसको इंडिकेट करता है, स्पीसीज को इंडिकेट करता है। कह रहा दो नामों से मिलकर के बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर बनता है। पहला वर्ड जो होता है किसको इंडिकेट करता है, जीनस को स्पीसीज करता है, जिसे जेनेरिक नेम हम कहते हैं, और दूसरा जो होता है उसके स्पीसीज को इंडिकेट करता है, जिसे हम लोग स्पेसिफिक नेम कहते हैं या स्पेसिफिक एपिथेट कहा जाता है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें लिखी गई। कह रहे हैं यहाँ पे कि द सेकंड नेम रिफर टू द स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, किसको रिफर करता है, स्पीसीज को रिफर करता है, किसके, ऑर्गेनिज्म के, नोन एज द स्पेसिफिक नेम, उसे स्पेसिफिक नेम कहते हैं। और कह रहा पहला नाम किसको रिफर करता है, जीनस को रिफर करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, जेनेरिक नेम कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात आती है ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में अगर आएंगे, सर्टेन स्पीसीज आर डिविजिबल इनटू द स्मॉलर यूनिट, कह रहा छोटे छोटे यूनिट और बांट दी गई, कॉल्ड वेराइटीज, जिसे हम लोग वेराइटीज कहते हैं। सम ऑफ द बेसिक फाइनाइट डिफरेंस, द नेम ऑफ द वेराइटी इज रिटन आफ्टर द स्पेसिफिक नेम, दस द नेम ऑफ बिकम ट्राइनॉमियल और थ्री वर्ड नेम। जैसे कि होमोसेपियंस यूरोपी, देखिए होमोसेपियंस यूरोपीज मतलब होता है यह एक ह्यूमन का नाम है जो कि यूरोपियन रेस का है, किसका, यूरोपियन रेसेस का है, यानी यूरोपीय जाति का है, और इसको हम लोग कहते हैं होमोसेपियंस यूरोपीज। क्लियर हुआ। कह रहा है कि आदमी का जो नाम होगा उसी नाम को, जो एनिमल का नाम होता है, अगर उसमें उसके आगे की और कोई नाम ऐड किया जाता है, वेराइटीज को ऐड किया जाता है उसके, तो उसे हम लोग थर्ड नाम कह देते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, चूंकि बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं और ज़्यादातर लोग जानते हैं। टीजीटी पीजीटी में बहुत ज़्यादा इसमें टाइम स्पेंड करने का कोई बहुत मतलब है नहीं, फिर भी एक नोट्स के थ्रू आप इसे रिवीजन कर सकते हैं फास्ट। अब कोड ऑफ द बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, आपसे पूछा जाता है कहाँ पे इनका कोड किया जाता है, तो आपके दो नाम रखने की संस्थान है, एक में एनिमल के नाम रखे जाते हैं और एक में प्लांट के। ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर और ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, जहाँ पे इनका नामकरण किया जाता है। रोल ऑफ द साइंटिफिक नेम, किसी भी एनिमल के साइंटिफिक नेम लिखने के रूल क्या है, नियम क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कह रहा है बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन द लैटिन आर रिटन इन द इटैलिक। कह रहा है ये लैटिन वर्ड होते हैं और इन्हें कैसे लिखा जाता है, इटैलिक लैंग्वेज में लिखा जाता है। कह रहा है कि जो जेनरिक बायोलॉजिकल नेम होते हैं जनरली लैटिन वर्ड में होते हैं और इन्हें लिखा किस में जाता है, इटैलिक्स में लिखा जाता है। ठीक, यहाँ तक हो गया, किसी को कोई दिक्कत। दे आर लैटिनाइज्ड आर डिवाइड फ्रॉम द लैटिन रिस्पेक्टिव टू देयर ओरिजिन। कह रहा अपनी ओरिजिन के कारण ये कैसे होते हैं, लैटिनाइज्ड वर्ड होते हैं। क्लियर हुआ यहाँ से। द फर्स्ट वर्ड इज द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, मैंने स्टार्टिंग में बताया था पहला वर्ड जो होता है वो किसको इंडिकेट करता है, जीनस को। एंड सेकंड इज द, सेकंड जो किसको डोनेट करता है, स्पीसीज को। यानी जो फर्स्ट नेम होता है वो जीनस को इंडिकेट करता है और जो सेकंड नेम होता है वो किसको इंडिकेट करता है, स्पीसीज को इंडिकेट करता है। आगे बढ़ जाते हैं। बोथ ऑफ द वर्ड बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड राइटिंग, जब हम इनको हैंड राइटिंग से लिखते हैं सेपरेटली अंडरलाइन, इन दोनों को अलग अलग सेपरेट रूप से अंडरलाइन करेंगे।
पहले को जीनस को फिर स्पीसीज को अलग अलग अंडरलाइन कर। आर प्रिंटेड इन द इटैलिक टू इंडिकेट द लैटिन वर्ड। कह रहा अगर प्रिंट करते हैं तब तो लैटिन यानी इटैलिक लैंग्वेज में उसको कर देंगे और ये तिरछे लिखे जाते हैं, ठीक है। चलिए फोर्थ क्या है, द फर्स्ट वर्ड ऑफ डिनोटेड बाय द जीनस स्टार्ट। कह रहा जो पहला, एक सेकेंड, जो पहला शब्द है उसे डिनोट करते हैं हम जीनस को। पहले को क्या करते हैं, जीनस को डिनोट करते हैं, ठीक। पहले शब्द को जीनस कहते हैं और स्टार्टिंग फ्रॉम द कैपिटल लेटर, और इसको कहाँ से लिखना शुरू करेंगे, कैपिटल लेटर से लिखना शुरू करेंगे। जबकि दूसरा जो होता है स्पीसीज नेम होता है और इसे हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं। मतलब पहला लेटर इसका स्मॉल होगा और जीनस का पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। फिर से देखते हैं, कह रहा है जीनस का जो पहला लेटर होता है वो कैसा होता है, कैपिटल होता है, और स्पीसीज का जो पहला लेटर होता है वो कैसा होता है, स्मॉल लेटर होता है, ठीक। और ये एक दूसरे को इंडिकेट करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें मैंगी फेरा इंडिका की, तो मैंगी फेरा को मान लीजिए तो इटैलिक में से, नहीं तो ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। तो मैंगी फेरा का जो यम है वो कैपिटल है, यानी जीनस जो है कैपिटल में है और स्पीसीज क्या है, स्मॉल लेटर में है। आपके एग्जाम में ये सब पूछे जाने की संभावना बेसिकली बहुत कम है, ठीक है। चलिए टेक्सोनॉमी की बात करें, टेक्सोनॉमी द ब्रांच ऑफ, ये हमारे कोर्स का हिस्सा है, ये भी सिलेबस की हेडिंग है। टेक्सोनॉमी द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजिकल साइंस दैट डील्स विद द फार्मिंग ऑफ द लॉ ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। कह रहा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पे हम ऑर्गेनिज्म का क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। मॉडर्न टेक्सोनॉमिस्ट कंसीडर आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड द नॉमेनक्लेचर एट द प्रोसेस डेट ऑफ द बेसिक टू द टेक्सोनॉमी। मेजर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, अगर मेजर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करते हैं, हम डायरेक्ट उन्हीं पॉइंट पे चल रहे हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम क्षमा चाहेंगे कि हम इसमें बहुत सारे नोट्स को ऐड नहीं करना चाहते हैं, हम उसी चीज़ को ऐड करना चाहते हैं जो हमारे कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। देयर आर द 7 मेजर कैटेगरीज। हमारे पास कितनी 7 कैटेगरीज हैं, 7 मेजर कैटेगरीज हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, पहली कैटेगरीज को हम लोग कहते हैं किंगडम, ठीक। उसके बाद कौन है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, जीनस, ऑर्डर है, फैमिली, जीनस है, स्पीसीज है। यानी 7 पॉइंट होते हैं जिसे आप यहाँ से याद कर सकते हैं। ये बहुत फेमस वो है, तो आपने इसे ज़्यादातर लोग पढ़े भी होंगे शायद। कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। कह रहा कि अपने घर में रखे गए पोर्ट्स को क्लीन करिए, साफ करिए, वरना आपकी फैमिली बीमार हो सकती है। तो इसमें सभी वर्ड लिखे गए, देखिए। के से क्या हो जाएगा, किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, आर से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस, एस से स्पीसीज। क्लियर। अब एक है मोनोफाइलेंटिक और पॉलीफाइलेंटिक टेक्सा क्या होता है, इसको देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। और इसके बाद मैं आपको बता दूं ऑब्लिगेट कैटेगरीज है। ऑब्लिगेट कैटेगरीज के बाद अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कैटेगरीज हैं, और फिर उसके बाद क्यूए सेशन। यहाँ पे 15 क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि एग्जामों में पूछे गए हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देख करके ही जाएंगे। मोनोफाइलेंटिक और पॉलीफाइलेंटिक टेक्सा की बात अगर हम करें, चलिए मोनोफाइलेंटिक और पॉलीफाइलेंटिक टेक्सा की बात करें, ये क्या होता है इसके बारे में एक नज़र डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले आते हैं, एक सेकेंड, हाँ, ए टेक्सान डेट इंक्लूड द कॉमन एंसेस्टर स्पीसीज। कह रहा है कि ऐसा टेक्सा जिसके एंसेस्टर जो हैं वो कॉमन स्पीसीज हो। देखिए कॉमन एंसेस्टर स्पीसीज कहाँ से आ रहे हैं, कॉमन एंसेस्टर स्पीसीज से। एंड ऑल द स्पीसीज डिसेंडेड फ्रॉम इट इज कॉल्ड मोनोफाइलेंटिक। कह रहा है जो एक कॉमन स्पीसीज से आ रहे हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मोनोफाइलेंटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोफाइलेंटिक आर्टेक्सा और क्लेड कहा जाता है। क्या कहते हैं, या तो क्लेड कहते हैं या तो मोनोफाइलेंटिक कहते हैं। याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा नोट्स में। Many taxa is used today include organism evolved from the many sources but not the common ancestor। कह रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे सोर्स रखे गए हैं ऑर्गेनिज्म जो कि अलग अलग सोर्सेज से इवोल्यूशन में आए हैं, इवॉल्व हुए हैं, परंतु उनके जो एंसेस्टर हैं वो कॉमन नहीं है। इफ़ दे आर सच द टेक्सा सेट टू द पॉलीफाइलेंटिक। बस इतना याद रखिए, जिनके एंसेस्टर कॉमन है उसे मोनोफाइलेंटिक, और जिनके एंसेस्टर कॉमन नहीं है उसे पॉलीफाइलेंटिक टेक्सा कहा जाता है। या इसी को दूसरे भाषा में क्या कहते हैं, ग्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेड कहते हैं। और मोनोफाइलेंटिक को क्लेड कहा जाता है। इसको क्लेड कहते हैं, इसको ग्रेड कहते हैं, ठीक है।
इसको क्लेड कहते हैं, इसको ग्रेड कहते हैं, इसे मोनोफाइलेंटिक कहते हैं, जो कि एक ही कॉमन स्पीसीज से जर्मिनेट हुए हैं, एक ही कॉमन एंसिस्टर से आए हैं, उन्हें मोनोफाइलेंटिक। और जो अलग अलग एंसिस्टर से आए हैं उसे क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं पॉलीफाइलेंटिक कहा जाता है। क्लियर है। चलिए ऑब्लिगेट कैटेगरीज की बात करें। द ऑब्लिगेट कैटेगरीज यूज्ड इन क्लासिफिकेशन आर species. A species is a group of actually or potentially interbreeding population that are the reproductively isolated from others group. कह रहा ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप रख सकें और उनके ब्रीडिंग से जो बच्चा पैदा हो वह भी फर्टिलाइज्ड हो, यानी वह भी बच्चा पैदा करने की क्षमता रखता हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं। एर्नस्ट मेयर के द्वारा दिया गया यह एक कोटेशन है या एक कहते हैं कि इनकी डिफिनीशन है जो कि एर्नस्ट मेयर द्वारा दी गई थी और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसे आप याद रखें। अब इसके बाद की बात बता दें कि आपकी एनसीईआरटी में इन सभी के बारे में पूरा डिटेल में लिखा गया है, साथ में व्याख्या भी दी गई है कैसे स्पीसीज को जनरा से, जनरा को इस फाइलम से जोड़ा जाता है। फिर भी हम यहाँ पे सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, बाकी की चीज़ें नहीं लिखी गई हैं, क्योंकि जैसे ही बाकी चीज़ों पे हम आएंगे उसको आप समझ जाएंगे और आप समझ भी रहे हैं सब कुछ कि कैसे स्पीसीज को, जब अलग अलग स्पीसीज को ऐड करेंगे तो अलग अलग स्पीसीज जुड़ करके, जैसे मान लेते हैं कि एक समूह है और इस समूह में हमने अलग अलग स्पीसीज को लिया, तो अलग अलग स्पीसीज जुड़ करके क्या करेंगे, जिनका कॉमन स्ट्रक्चर होगा, जिनका कॉमन फीचर होगा, वो सब जुड़ जाएंगे और जुड़ करके क्या बनाएंगे, एक दिन जुड़ करके ये सब क्या बनाएंगे, जीनस। और ये फिर जीनस, अलग अलग जीनस के लोग मिल करके क्या बना लेंगे, फैमिली बना लेंगे। अब फैमिली, अलग अलग फैमिली मिल करके क्या बना लेगी, आर्डर बना लेगी। अलग अलग आर्डर मिल करके क्या बना लेंगे, अलग अलग आर्डर मिल करके क्लास बना लेंगे। अलग अलग क्लास मिल करके फाइलम बनाएंगे और फाइलम से किंगडम बन जाएगा। ठीक है, फिर भी हम डायरेक्ट चलेंगे और चीज़ों में बहुत ज़्यादा उसको डिफिकल्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, बहुत ईजी लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है ए जीनस इज ए ग्रुप ऑफ द स्पीसीज अलाइक टू द ब्रॉड फीचर ऑर्गेनाइज बट डिफरेंट इन द डिटेल। कह रहा है कि ये जो ऑर्गेनिज्म हैं इनके स्पीसीज में तो इनके फीचर मिलते जुलते रहेंगे, परंतु इनको अगर ब्रॉड पे हम ले चलें तो ये डिफरेंस हो जाएंगे। अब अलग अलग स्पीसीज को हम जोड़ेंगे जीनस में, तो अगर हम कॉमन देखेंगे तो कॉमन ओरिजिन में तो एक जैसे नज़र आएंगे, लेकिन अगर ब्रॉड स्तर पर इनको डिटेल करेंगे तो हमको यहाँ पे डिफरेंस नज़र आने लगेगा। क्लियर हो गया। यानी जो स्पीसीज हैं उनको हम ऐड करेंगे, ऐड करके कहाँ पर रखेंगे, जीनस में। फैमिली, फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ द रिलेटेड जनरा। कह रहा जो समूह के जनरा है जो रिलेट करते हैं एक दूसरे को, उसको कहाँ रखेंगे, फैमिली में। द जीनस फेलिस इन द कैट। फेलिस जीनस किसके लिए आता है, कैट के लिए आता है। एंड जीनस पेंथ्रा इज द लायन। पेंथ्रा किसके लिए है, दो जीनस हैं, एक जीनस है पेंथ्रा और दूसरा जीनस है कौन, फेलिस। ये दोनों जीनस क्या काम करते हैं, पेंथ्रा और फेलिस। फेलिस किसको इंडिकेट करता है, कैट को। पेंथ्रा किसको इंडिकेट करता है, लायन को, टाइगर को एंड लेपर्ड को। आर प्लेस टू द फैमिली फेलिडी। इन सबको बिल्ली के साथ कहाँ रख दिया गया, फेलिडी फैमिली में रख दिया गया। किसको, पेंथ्रा के, लायन को, टाइगर को और लेपर्ड को कहाँ रख दिया गया, फेलिडी में। ऑल दीज एनिमल्स हैव रिलेटिव क्लू, क्योंकि इनको सॉरी रेट्रेक्टाइल क्लो, ठीक है, इनके पास नाखून वाले जा पाए जाते हैं, जिसके वजह से नाखून वाले पैर पाए जाते हैं बड़े बड़े, जिसके वजह से इनको क्या कहते हैं, एक साथ रख दिया गया। किसको, फेलिडी फैमिली में। ठीक, इसी प्रकार से हम सिमिलैरिटी के हिसाब से ऐड करते चले जाएंगे। अगला है आर्डर। एन आर्डर इज द ग्रुप ऑफ द रिलेटेड फैमिली। आर्डर में कौन आ जाएंगे, सभी रिलेटेड फैमिली के ग्रुप आ जाएंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ आप देखिए द फैमिली फेलिडी किसके लिए है, फैमिली फेलिडी में कैट है, डॉग कैट, सॉरी फैमिली फेलिडी में कौन है, कैट है, टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है। फैमिली कैनेडी, कैनेडी फैमिली किसके लिए, डॉग के लिए। आर असाइन टू द आर्डर कार्निवोरा। इन सबको कार्निवोरा में रख दिया गया। कारण क्या है कि सभी फ्लैश खाते हैं, इसलिए इनको कार्निवोरा में रख दिया। कैट एंड डॉग हैव द लार्ज कैनाइन टीथ टू द फ्लैश ईटर। कह रहा है इनके पास कैनाइन टीथ बड़े बड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लैश ईटर कहलाते हैं, यानी मीट खाने वाले कहलाते हैं। अब क्लास में आ जाते हैं। क्लास इज द ग्रुप ऑफ द रिलेटेड आर्डर। सभी रिलेटेड आर्डर को क्लास में रख दिया जाता है। फाइलम और डिवीजन। प्लांट, एनिमल में फाइलम कहते हैं और प्लांट में डिवीजन कहा जाता है। ए फाइलम इज द ग्रुप ऑफ द रिलेटेड एनिमल क्लासेस। ठीक है, फाइलम किससे रिलेट है, एनिमल क्लासेस से। एक ग्रुप ऑफ द रिलेटेड प्लांट इज कॉल्ड डिवीजन। और प्लांट जो होता है, प्लांट के रिलेटेड क्लास को हम लोग क्या कहते हैं, डिवीजन कहा जाता है। ठीक,
इसके बाद आगे बढ़ेंगे, कॉमन किंगडम आएंगे। किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी। किंगडम क्या हाईएस्ट कैटेगरी है इन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हाईएस्ट कैटेगरी जो होती है उसे क्या कहते हैं, किंगडम कहा जाता है। और इट इज द ग्रुप ऑफ द फाइला डिवीजन विच हैव द सर्टेन कॉमन कैरेक्टर। कह रहा है इनमें फाइला डिवीजन के सर्टेन कॉमन कैरेक्टर रखे जाते हैं। ए फाइला ऑफ द एनिमल लैक सेलवाल। कह रहा है फाइला का वह हिस्सा जो उसमें लैक सेलवाल यानी सेलवाल नहीं पाई जाती, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, उसे एनिमल रखते हैं। और जिसमें सेलवाल और फाइलम पाए, सेलवाल और क्लोरोफिल पाए जाते हैं उसे प्लांट किंगडम के अंतर्गत रख देते हैं। आप जानते हैं ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप पहले से जानते हैं। तो उनको हम लोग कहते हैं मोनरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, उसके बाद फंजाई, फिर उसके बाद प्लांटी, एनिमेलिया। बहरहाल हम यहाँ बेसिकली दो को अंडरलाइन कर रहे हैं, प्लांट को और एनिमल को। प्लांट में क्या होगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा, सेलवाल पाई जाएगी, और एनिमल जो होगा उसमें सेलवाल, क्लोरोफिल और ये सब चीज़ें क्या होंगी, एब्सेंट होंगी। इंटरमीडिएट फैमिली क्या होती है, इंटरमीडिएट कैटेगरीज क्या होती हैं। इंटरमीडिएट कैटेगरी का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे ऑबलेट कैटेगरी के अलावा जैसे सब कैटेगरीज आ जाएं, स्मॉलर छोटी छोटी कैटेगरीज आ जाएं, जैसे कि सब स्पीसीज हो जाए, वेराइटी, सब स्पीसीज और वेराइटी कहते हैं, ठीक है, सब जेनरा हो जाए, सब फैमिली हो जाए, सब आर्डर हो जाए, सब क्लास हो जाए। ऐसी चीज़ें जब ऐड होती हैं, सब क्लास, सब फाइलम, सब आर्डर, सुपर फैमिली, सुपर क्लास, तो डेट इज द कॉल्ड ऑफ द इंटरमीडिएट कैटेगरी। कह रहा है कि जब इन 7 कैटेगरीज के अलावा इसमें ऐड होने वाली सुपर कैटेगरीज आ जाएं, सब कैटेगरीज आ जाएं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कैटेगरीज कहा जाता है। क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कैटेगरी कहते हैं। कब, जब उसमें सुपर आर्डर्स, सुपर फैमिली, सुपर क्लास, सुपर किंगडम, सुपर या सब फैमिली, सब क्लास, सब ये जब सब या सुपर लगेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, इंटरमीडिएट कैटेगरीज कहलाते हैं। इसी के साथ हमारा सेशन स्टार्ट होता है सेकंड पार्ट, जिसको हम लोग कहते हैं क्यू ए सेशन, और पहला चैप्टर, पहली टॉपिक हमारी कंप्लीट होती है एलटी के सिलेबस की। हमने उन्हीं पॉइंट को टच किया है जो पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, फालतू का नोट्स नहीं है, फालतू की चीज़ें नहीं है, ठीक। तो हम लोग टू दी पॉइंट चल रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर अगर हम आ जाएं इंपॉर्टेंट सेशन में, तो इंपॉर्टेंट सेशन में आपका क्वेश्चन सेशन है, आप इसे जरूर सॉल्व करिएगा। आंसर भी इसमें ऐड हुआ है, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक। अभी भी यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर जुड़ जाइए, अगर नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए, ठीक है। बात कर रहे हैं यहाँ पे बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर मींस। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा वन नेम गिवन बाय 2 साइंटिस्ट, नहीं। दूसरा पूछा जा रहा है आपको, सॉरी एक सेकेंड रुक जाइए, दूसरा आपसे पूछा जा रहा है वन नेम कंप्राइजेज इन द जेनरिक नेम। कह रहा है एक नेम किसको कंप्राइज कर रहा है, जेनरिक नेम को, और सेकंड नेम किसको कंप्राइज कर रहा है, स्पीसीज को। दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि जीनस जो होता है वो जेनरिक जो नेम होते हैं बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में, एक नाम किसको, जीनस को बताता है, दूसरा किसको बताता है, स्पीसीज को। मैंने बताया कि जीनस वाले जो नाम होंगे वह कैपिटल लेटर से स्टार्ट किए जाते हैं, और जो स्पीसीज के नाम होते हैं वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट किए जाते हैं। क्लियर है, जीनस का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, इसमें इसे इटालियन लैंग्वेज लिखते हैं। अगर हम लोग रिटर्न करते हैं तो दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, ठीक। चलें आगे। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है, तो आप कहेंगे कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट। किस पे, कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट पे, यानी जो कॉमन ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी है उस पर डिपेंड करता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। यूटिलाइज ऑर्गेनिज्म नहीं, हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म नहीं, सिमिलरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म नहीं, तो किस पे डिपेंड करता है, कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट पे सेट करता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन हो जाता है, ये हो जाता है टू आर मोर स्पीसीज ऑक्युपाई द सेम आर ओवरलैपिंग एरिया इज कॉल्ड। कह रहा है दो या दो से ज़्यादा स्पीसीज ऑक्युपाइंग मतलब पाई जाती हैं एक सेम अथवा ओवरलैपिंग एरिया में, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है सिम्पेट्रिक कहा जाता है, सिबलिंग नहीं कहा जाता है, ठीक है। एलोपेट्रिक नहीं, सब स्पीसीज नहीं, इसे क्या कहते हैं, सिम्पेट्रिक कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है फेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन, फेनेटिक क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है किस पे, द एंसेस्ट्रल लिंकेज नहीं, ठीक है। डेंड्रोग्राम बेस्ड ऑफ द डीएनए कैरेक्टरिस्टिक नहीं, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक नहीं, तो किस पे डिपेंड होते हैं, तो आप कहेंगे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जिस्टिंग स्पीसीज। आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है अभी जल्द ही किसी एग्जाम में, और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं। फाइलोजेनेटिक सिस्टम वाज गिवन बाय, फाइलोजेनेटिक सिस्टम किसने दिया है, ये तो आप बताएंगे ही। फाइलोजेनेटिक सिस्टम किसने दिया, तो आप कहेंगे एंगलर और प्रेंटल ने। किसने, एंगलर और प्रेंटल ने, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं।
सिस्टमा नेचुरी इज रिटन बाय, सिस्टमा नेचुरी किसके द्वारा दिया गया, सिस्टमा नेचुरी दिया गया कैरोलस लिनियस के द्वारा, किसके द्वारा, कैरोलस लिनियस के द्वारा सिस्टमा नेचुरी के बारे में दिया गया है। द बॉटनिकल नेम ऑफ द सोयाबीन इज, सोयाबीन का बॉटनिकल नेम आपको बताना है, शायद टीजीटी या पीजीटी किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो आप कहेंगे ग्लाइसिन मैक्स। बॉटनिकल नाम सोयाबीन का क्या होता है, ग्लाइसिन मैक्स होता है। आगे बढ़ जाते हैं, टेक्सोनॉमिक हेरेडिटी रिफर्स टू, टेक्सोनॉमिक हेरेडिटी किसको रिफर करती हैं, तो आप कहेंगे स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ द ऑल कैटेगरीज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, कह रहा स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ द ऑल कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, द टेक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम, taxonomic unit phylum is the equivalent in the classification of animal equivalent to the which the hereditary level of the classification of the plant, कह रहा है जो फाइलम है वो प्लांट में किस लेवल को इंडिकेट करता है, तो आप कहेंगे डिवीजन लेवल को इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करता है, डिवीजन लेवल को इंडिकेट करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द एवोल्यूशनरी एज वेल एज जेनेटिक रिलेशनशिप इज नोन एज, कह रहा क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन होता है वह किस जेनेटिक रिलेशनशिप में किसको इंडिकेट करता है, तो आप कहेंगे क्लेडिटिस को, किसको, क्लेडिटिस्ट को, किसको, क्लेडिटिस्ट को। और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण, द हेरेडिटरी अरेंजमेंट ऑफ द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको हेरेडिटरी कैटेगरीज को बताना है, तो यहाँ पे एक ही आंसर लिखा गया, किंगडम होता है, फाइलम होता है, क्लास होता है, ऑर्डर होता है, फैमिली होता है, जीनस होता है, स्पीसीज होता है। आपने देखा होगा कि इनको हमने ऐसे लिखा था किसका, की पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, आपने पढ़ा होगा, अभी ऊपर मैंने अभी बताया, अभी भी ताजा ताजा, ठीक है। द बायोलॉजिस्ट हु हैज बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, कह रहा उसके बायोलॉजी का नाम, बायोलॉजिस्ट का नाम बताइए जिसे 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है, वो है अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर को क्या कहते हैं, 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण और लास्ट क्वेश्चन है आपके इस सेशन का, द टर्म सिस्टमेटिक्स रिफर्स टू, कह रहा सिस्टमेटिक टर्म है जो किसको रिफर करता है, तो आप बताएंगे डाइवर्सिटी ऑफ किंगडम ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप, कह रहा विभिन्नता, जीवों के बारे में जो विभिन्नता है और उसका जो संबंध है इन सबको इंडिकेट करता है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, अपने मित्रों को भी शेयर करिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके उसको शेयर करिए, टेलीग्राम पे भी जुड़िए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और क्लास में, किसी और इंपॉर्टेंट नोटिस के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।